825 से 925 ईस्वी तक का समय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दौर था। यह एक ऐसा युग था जो पूरे उपमहाद्वीप में शक्तिशाली साम्राज्यों के उत्थान और मजबूती से परिभाषित हुआ था। इस अवधि में 4 प्रमुख शक्तियों का उदय हुआ। उत्तर भारत में प्रतिहार, दक्कन में राष्ट्रकूट, बंगाल और बिहार में पाल और दक्षिण भारत में चोल। ये साम्राज्य लगातार सत्ता संघर्षों में लगे रहे, जिसने उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। राजनीतिक उथल पुथल के साथ साथ इस युग में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, बौद्ध धर्म का निरंतर उत्कर्ष और कला, वास्तुकला और साहित्य में उल्लेखनीय एडवांसमेंट्स गति देखी गई। इस काल में प्राचीन भारतीय सभ्यता का चरम देखा गया, जहां प्रत्येक साम्राज्य अपनी एक स्थायी विरासत छोड़ गया। प्रतिहारों ने अपनी मजबूत सैन्य शक्ति के साथ उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इस बीच कला और वास्तुकला के संरक्षण के लिए जाने जाने वाले राष्ट्रकूटों ने शानदार रॉक कट मंदिरों और जटिल मूर्तियों का निर्माण किया। बौद्ध धर्म के प्रबल समर्थक पालों ने बौद्ध शिक्षा के एक समृद्ध केंद्र को बढ़ावा दिया। दक्षिण में चोल अपने समुद्री साम्राज्य की नींव रख रहे थे, जो आने वाली शताब्दियों पर हावी रहेगा। इस युग के दौरान प्रतिहार वंश उत्तर भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। वे राजस्थान में अपने बेस से प्रमुखता से उठे, धीरे धीरे एक विशाल क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बढ़ाते गए। प्रतिहार अपनी सैन्य शक्ति के लिए जाने जाते थे, जिसने उन्हें अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम बनाया। उनके साम्राज्य में उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल था, जिसमें वर्तमान राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के हिस्से शामिल थे। प्रतिहार वंश के सबसे उल्लेखनीय शासकों में से एक राजा भोज प्रथम थे। उनके शासनकाल ने साम्राज्य के लिए स्वर्ण युग को चिह्नित किया। भोज प्रथम एक कुशल सैन्य रणनीतिकार और एक योग्य प्रशासक थे। उन्होंने दक्षिण में शक्तिशाली राष्ट्रकूट वंश सहित कई आक्रमणों के खिलाफ अपने साम्राज्य का सफलतापूर्वक बचाव किया। प्रतिहार हिंदू धर्म के संरक्षक थे और उन्होंने इसके पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई मंदिरों और धार्मिक संस्थानों के निर्माण का काम शुरू किया। प्रतिहारों के शासनकाल में संस्कृत साहित्य और विद्वता का विकास हुआ। राजाओं ने कवियों, विद्वानों और कलाकारों को उदारतापूर्वक समर्थन दिया, जिससे उनके दरबार में एक जीवंत सांस्कृतिक माहौल बना। अपने अंतिम पतन के बावजूद प्रतिहारों ने उत्तर भारत के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके शासनकाल को सैन्य शक्ति, राजनीतिक स्थिरता और सांस्कृतिक उत्कर्ष की विशेषता थी। प्रतिहारों ने उत्तर भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भविष्य के साम्राज्यों का मार्ग प्रशस्त हुआ। राष्ट्रकूट वंश दक्कन क्षेत्र में एक दुर्जय शक्ति के रूप में उभरा। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, जिसमें वर्तमान महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। राष्ट्रकूट अपने कुशल प्रशासन, सैन्य शक्ति और कला और वास्तुकला के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। उनका साम्राज्य संस्कृतियों का एक पिघलने वाला बर्तन था, जिसमें हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जीवंत मिश्रण था। सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासकों में से एक अमोघ वर्ष प्रथम था। उनके शासनकाल में शांति, समृद्धि और उल्लेखनीय सांस्कृतिक उपलब्धियां रहीं। अमोघ वर्ष प्रथम एक डिवाउट जैन थे और उनके संरक्षण से दक्कन में जैन धर्म का विकास हुआ। वे एक विद्वान और कवि भी थे, जिन्होंने कन्नड़ साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रकूटों को विशेष रूप से भारतीय रॉककट वास्तुकला में उनके योगदान के लिए मनाया जाता है। एलोरा में कैलाश मंदिर, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, उनके स्थापत्य कौशल के प्रमाण के रूप में है। एक ही चट्टान से उकेरा गया यह अखंड मंदिर भारतीय कला और वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। राष्ट्रकूटों ने कई अन्य गुफा मंदिरों और संरचनात्मक मंदिरों का भी निर्माण किया, जो उनकी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक जीवंतता का काल था। व्यापार और वाणिज्य के उनके संरक्षण से शहरी केंद्रों का विकास हुआ। राष्ट्रकूटों ने कला, वास्तुकला और साहित्य की एक समृद्ध विरासत को पीछे छोड़ दिया, जिससे भारतीय संस्कृति और विरासत को काफी समृद्धि मिली। पाल वंश ने भारत के पूर्वी क्षेत्रों, मुख्य रूप से बंगाल और बिहार पर अपना शासन किया। गोपाल द्वारा स्थापित
पाल 8वीं शताब्दी ईस्वी में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे। वे बौद्ध धर्म के प्रबल पक्षधर थे और उनके शासनकाल में बौद्ध कला, साहित्य और दर्शन का पुनरुत्थान हुआ। पालों ने कई मठों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की, अपने साम्राज्य को बौद्ध शिक्षा के केंद्र में बदल दिया। सबसे प्रमुख पाल शासकों में से एक धर्मापाल को प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इस विश्वविद्यालय ने पुनर्जीवित नालंदा विश्वविद्यालय के साथ दूर दूर से विद्वानों और छात्रों को आकर्षित किया। पालों के संरक्षण से बौद्ध ग्रंथों और टीकाओं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन हुआ, जिससे बौद्ध विद्वता को आगे बढ़ाया गया। पाल काल में बौद्ध कला और मूर्तिकला की एक अनूठी शैली भी देखी गई। कला का पाल स्कूल अपने जटिल विवरण, सुंदर आकृतियों और शांत भावों के लिए जाना जाता है। पाल काल के दौरान बनाई गई बौद्ध देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं अपनी कलात्मक उत्कृष्टता के लिए अत्यधिक बेशकीमती हैं। पालों का शासनकाल भारत में बौद्ध धर्म के लिए स्वर्ण युग का प्रतीक था। उनके संरक्षण और समर्थन से बौद्ध विचार और व्यवहार का विकास हुआ। पालों ने बौद्ध विद्वता, कला और वास्तुकला की एक स्थायी विरासत को पीछे छोड़ दिया, जिससे भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान मिला। भाग 5। चोल दक्षिण में उभरती शक्ति। चोल वंश, जबकि इस अवधि के दौरान अपनी शक्ति के चरम पर नहीं था, दक्षिण भारत और उसके बाहर अपने भविष्य के प्रभुत्व के लिए नींव तैयार कर रहा था। वर्तमान तमिलनाडु में स्थित चोल धीरे धीरे अपनी शक्ति को मजबूत कर रहे थे और अपने प्रभाव का विस्तार कर रहे थे। वे अपने कुशल प्रशासन, समुद्री कौशल और कला और वास्तुकला के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। चोल कुशल नाविक थे और उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना की स्थापना की। इसने उन्हें हिंद महासागर में व्यापार मार्गों को नियंत्रित करने और सफल नौसैनिक अभियान शुरू करने में सक्षम बनाया। उनका समुद्री कौशल बाद में उन्हें एक विशाल साम्राज्य स्थापित करता हुआ देखेगा, जो दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला हुआ था। चोल कला और वास्तुकला विशेष रूप से मंदिर निर्माण के संरक्षक थे। उन्होंने मंदिर वास्तुकला की एक विशिष्ट शैली विकसित की, जिसकी विशेषता विशाल गोपुरम या मंदिर के प्रवेश द्वार और जटिल नक्काशी थी। चोलों ने कांस्य ढलाई में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे हिंदू देवताओं की उत्तम मूर्तियां बनाई गईं। जबकि बाद की शताब्दियों में चोलों का उत्थान पूरी तरह से प्रकट होगा। इस अवधि ने एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में कार्य किया। उनके कुशल प्रशासन, समुद्री शक्ति और कला और संस्कृति के संरक्षण ने उनके भविष्य के प्रभुत्व के लिए नींव रखी। चोल भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राजवंशों में से एक बनेंगे। भाग 6। धार्मिक परिवर्तन का समय। 825 और 925 ईस्वी के बीच की अवधि में भारत में महत्वपूर्ण धार्मिक परिवर्तन देखे गए। जबकि हिंदू धर्म प्रमुख धर्म बना रहा, बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान हुआ, खासकर पाल वंश के संरक्षण में। जैन धर्म का भी विकास हुआ, खासकर दक्कन में राष्ट्रकूटों के अधीन। यह काल धार्मिक सहिष्णुता और सह अस्तित्व की भावना से चिह्नित था। इस युग के दौरान हिंदू धर्म का पुनरुत्थान एक उल्लेखनीय विकास था। विशेष रूप से प्रतिहार वंश ने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने और उसके दर्शन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हिंदू मंदिरों के निर्माण का समर्थन किया और हिंदू विद्वता को प्रोत्साहित किया। बौद्ध धर्म पाल वंश के संरक्षण में पूर्वी भारत में पुनरुत्थान का गवाह बना। पालों द्वारा बौद्ध मठों और विश्वविद्यालयों के समर्थन से बौद्ध शिक्षा और विद्वता का विकास हुआ। तिब्बत और चीन के बौद्ध भिक्षु और विद्वान सीखने के इन केंद्रों में आते रहे, जिससे बौद्ध विचार और व्यवहार को पुनर्जीवित किया गया। राष्ट्रकूट शासकों के अधीन दक्कन क्षेत्र में जैन धर्म का विकास होता रहा। राष्ट्रकूटों के संरक्षण से जैन मंदिरों का निर्माण हुआ और जैन ग्रंथों का निर्माण हुआ। उन्होंने जैन धर्म को दक्षिण भारत के अन्य भागों में फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस काल में विभिन्न धर्मों का सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व देखा गया, जिसमें प्रत्येक धर्म ने भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के समृद्ध ताने बाने में योगदान दिया। विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच विचारों और प्रथाओं के आदान प्रदान ने भारतीय समाज को समृद्ध किया और सहिष्णुता और समझ की भावना को बढ़ावा दिया। भाग 7। फलती फूलती कला और वास्तुकला।
825 और 925 ईस्वी के बीच की अवधि भारतीय कला और वास्तुकला के लिए एक स्वर्ण युग थी। प्रमुख साम्राज्यों के संरक्षण से भव्य मंदिरों, जटिल मूर्तियों और उत्तम चित्रों का निर्माण हुआ। प्रत्येक साम्राज्य ने अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक लोकाचार को दर्शाते हुए अपनी विशिष्ट शैली विकसित की। प्रतिहारों ने हिंदू कला के अपने संरक्षण के साथ उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने शिव, विष्णु और अन्य हिंदू देवी देवताओं को समर्पित कई मंदिरों का निर्माण किया। इस अवधि के दौरान निर्मित मंदिरों की विशेषता उनके विशाल शिखर, जटिल नक्काशी और विशाल मंडपा थे। राष्ट्रकूट रॉक कट आर्किटेक्चर में उनके योगदान के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा में कैलाश मंदिर एक ही चट्टान से उकेरा गया उनकी स्थापत्य प्रतिभा के प्रमाण के रूप में है। उन्होंने अजंता और एलिफेंटा में गुफा मंदिरों का भी निर्माण किया, जो उत्तम मूर्तियों और भित्ति चित्रों से सजे हुए हैं। बौद्ध कला के संरक्षक पालों ने बौद्ध मूर्तिकला और चित्रकला की एक अनूठी शैली विकसित की। कला का पाल स्कूल अपने सुंदर आंकड़ों, शांत भावों और जटिल विवरणों के लिए जाना जाता है। इस अवधि के दौरान बनाई गई बौद्ध देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं अपनी कलात्मक उत्कृष्टता के लिए अत्यधिक बेशकीमती है। चोल, जबकि उनकी प्रमुख स्थापत्य उपलब्धियां बाद में आईं, पहले से ही अपनी विशिष्ट शैली की मंदिर वास्तुकला के लिए नींव रख रहे थे। उन्होंने विशाल गोपुरम और जटिल नक्काशी वाले मंदिरों का निर्माण किया, एक ऐसी शैली जो आने वाली शताब्दियों में अपने चरम पर पहुंच जाएगी। इस काल में कलात्मक रचनात्मकता का उल्लेखनीय विकास हुआ, जिससे भारतीय सांस्कृतिक विरासत समृद्ध हुई। इस युग के दौरान बनाए गए मंदिर, मूर्तियां और पेंटिंग प्राचीन भारत की कलात्मक प्रतिभा के प्रमाण के रूप में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते रहते हैं। भाग 8 व्यापार, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना। 825 और 925 ईस्वी के बीच की अवधि में प्रमुख साम्राज्यों के अपेक्षाकृत स्थिर शासन के तहत महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि और व्यापार फला फूला। इन साम्राज्यों द्वारा प्रदान की गई राजनीतिक स्थिरता ने आर्थिक विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा दिया। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और व्यापार मार्ग फले फूले, जिससे भारत के विभिन्न हिस्सों को जोड़ा गया और दूर की भूमि तक विस्तार हुआ। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी रही। किसानों ने चावल, गेहूं, गन्ना और कपास सहित विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती की। सिंचाई प्रणालियों में सुधार किया गया, जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई। अधिशेष कृषि उपज ने न केवल बढ़ती आबादी को बनाए रखा, बल्कि व्यापार के लिए एक आधार भी प्रदान किया। इस काल में आंतरिक और समुद्री दोनों ही व्यापार मार्ग फले फूले। राष्ट्रकूटों ने उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया, जबकि चोल अपनी बढ़ती नौसैनिक शक्ति के साथ हिंद महासागर में अपने व्यापार नेटवर्क का विस्तार कर रहे थे। भारतीय व्यापारियों ने दक्षिण पूर्व एशिया, चीन और अरब दुनिया के साथ मसाले, वस्त्र, कीमती पत्थर और अन्य मूल्यवान वस्तुओं का व्यापार किया। व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि के कारण समृद्ध शहरी केंद्रों का उदय हुआ। कांचीपुरम, तंजौर और पाटलिपुत्र जैसे शहर व्यापार, शिल्प उत्पादन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। व्यापार के माध्यम से उत्पन्न धन ने कला, वास्तुकला और शिक्षा के संरक्षण में योगदान दिया। इस काल के दौरान समाज पदानुक्रमित रहा। जाति व्यवस्था सामाजिक संगठन को प्रभावित करती रही। ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के ऊपरी तबके में आते थे, जबकि वैश्य और शूद्र निचले तबके में आते थे। कठोर सामाजिक पदानुक्रम के बावजूद सामाजिक गतिशीलता की एक डिग्री थी, खासकर उन लोगों के लिए जो व्यापार, शिल्प उत्पादन या छात्रवृत्ति में उत्कृष्ट थे। खंड 9 निष्कर्ष, सांस्कृतिक संलयन की विरासत। 825 और 925 ईस्वी के बीच की अवधि भारतीय इतिहास में एक परिवर्तनकारी युग थी। शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय और समेकन, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, बौद्ध धर्म का निरंतर उत्कर्ष और कला, वास्तुकला और साहित्य में उल्लेखनीय उपलब्धियों ने भारतीय सभ्यता पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों, पालों और चोलों के बीच निरंतर बातचीत और शक्ति संघर्ष राजनीतिक परिदृश्य को आकार देते हुए विचारों, कलात्मक शैलियों और सांस्कृतिक प्रथाओं के एक जीवंत आदान प्रदान का भी नेतृत्व किया। प्रभावों का यह संलयन काल की कला, वास्तुकला और साहित्य में स्पष्ट है।
प्रतिहारों के अधीन हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, पालों के अधीन बौद्ध धर्म का उत्कर्ष और जैन धर्म की निरंतर उपस्थिति ने सहिष्णुता और सह अस्तित्व द्वारा चिह्नित एक अद्वितीय धार्मिक परिदृश्य का निर्माण किया। इस काल में विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ, जो उस समय की विविध धार्मिक मान्यताओं को दर्शाता है। बढ़े हुए कृषि उत्पादन और समृद्ध व्यापार मार्गों से प्रेरित आर्थिक समृद्धि ने शहरी केंद्रों के विकास और कला, वास्तुकला और शिक्षा के संरक्षण को जन्म दिया। इस युग के दौरान बनाए गए मंदिर, मूर्तियां और पेंटिंग उस समय की कलात्मक सरलता और सांस्कृतिक जीवंतता के प्रमाण के रूप में हैं। निष्कर्ष में 825 और 925 ईस्वी के बीच की अवधि भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग थी, जिसे राजनीतिक गतिशीलता, धार्मिक उथल-पुथल और सांस्कृतिक उत्कर्ष द्वारा चिह्नित किया गया था। इस अवधि के दौरान जिन साम्राज्यों का उदय और उत्कर्ष हुआ, उन्होंने आने वाली शताब्दियों के लिए भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिदृश्य को आकार देते हुए एक स्थायी विरासत छोड़ी।